लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं, कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौट आऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन। यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा, वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी, इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो। इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक विचारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंख के बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं, मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया। उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है, इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहा किया है। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है। गलत क्या है इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी धर्राती आवाज में कहा कि राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है। क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है। मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सब लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है। इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली जमा आएगी, फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा। इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इससे इनका धन नहीं लौट आना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते। इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ न हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था।
राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को न समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्द में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हिरण्या, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समझ के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं, और आप अपने आप को साफ स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं, देख पाते हैं आपको कब, क्या, क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं।
यह भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं जब आप कम बोलना करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांशतः अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी शख्स सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से कम बोलें, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आपने आज की इस स्टोरी से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस स्टोरी को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है।